टाइम से पढ़ रहे हैं? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं कि I इज इक्वल टू पहला लॉ I क्या है? प्लेन मिरर है। बहुत सारी बातें नहीं पता आपको, बहुत सारी बातें नहीं पता आपको, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें जहाँ पे मात खा जाते हो आप। तो आपको समझना पड़ेगा कि फ्रॉम वेरी बेसिक प्लेन मिरर ऐसे बनता है। प्लेन मिरर का नॉर्मल ऐसे बनता है। मैं नॉर्मल किसी भी पॉइंट बना सकता हूँ, बनाता वहां पे हूँ जहाँ पे मेरी इंसिडेंट रे आती है। नॉर्मल मैं किसी भी पॉइंट बना सकता हूँ, बनाता वहां हूँ जहाँ पर मेरी इंसिडेंट रे आती है। इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे आई थी, मैंने नॉर्मल यहाँ बना दिया। जितना एंगल बना के आई थी उतना ही एंगल बना के जाएगी। समझ में आया? क्या समझ में आया कि जितना एंगल बना के आई थी उतना ही एंगल बना के जाएगी? अच्छी बात है। तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर पेपर में आ जाए डिफाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हम बोलेंगे द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहला लॉ तो ये है कि दोनों एंगल बराबर रहते हैं। अच्छा, दूसरा ऑल लाइन द कौन 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 इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइन द सेम प्लेन। इन दोनों की अहमियत बहुत ज्यादा है। ठीक है, पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं। ये जब 10th में आप लोगों ने पढ़े थे तब भी आप इसको कम समझ पाते थे, लेकिन अब समझना कंपल्शन है। I इज इक्वल टू R और ये, ठीक है, ये दो लॉ हैं, ऑल लाइन द सेम प्लेन। बताया था प्लेन कौन सा? सामने वाला। ठीक है, गरीबों को क्या लगता है? नीचे वाला। ठीक है, गरीब से मेरा मतलब बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे, नाम ले लूंगा। ठीक है, तो ये समझो कि अगर मिरर है, इंसिडेंट रे आई और इंसिडेंट रे आई और तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या बोलते हैं, कौन सा प्लेन में है? नीचे वाले। एक ही प्लेन में तो है। इस प्लेन की बात बताया था, नहीं हो रही। नीचे वाले प्लेन की बात नहीं हो रही भाई, सामने वाले प्लेन की बात हो रही है। ये तो मिरर है, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हो। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में है। डिफ्रैक्शन तभी होगा, इसकी कंडीशन ही है व्हेन μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। दो मीडियम अलग अलग होने चाहिए, तभी रिफ्रैक्शन होगा। दिस इज द कंडीशन। और एक बात तो बताया, रिफ्रैक्शन के दौरान क्या होता है? वेलोसिटी चेंज करती है। ये दो बातें दिमाग में होनी चाहिए कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दोनों मीडियम का म्यू अलग अलग होता है और एंटर करने का वेलोसिटी जो भी पहले रही होती है उससे बदल जाती है। लाइट जब एक म्यू से दूसरे म्यू में जाती है, दिस इज द लाइन व्हिच कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स मस्ट अटर इन देयर माइंड कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक म्यू से दूसरे म्यू में लाइट जाएगी तो लाइट का v बदल जाएगा। ठीक है, अगर लाइट छोटे म्यू में जाएगी तो v बढ़ जाएगा, बड़े म्यू में जाएगी तो v छोटा हो जाएगा। और एक सिंपल सा रिलेशन इन दोनों के बीच में है, म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/3। ठीक है, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी लाइट, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम स्पीड हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब डेंसर मीडियम स्पीड कम। अभी बात करेंगे, इस बात करेंगे। मैं आपको रीजन बता रहा था, फिर मैं आगे और डिटेल्स में आऊंगा। रीजन क्या है? व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, रिफ्रैक्शन होता है, तो म्यू डिफरेंट होगा तो ही रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। लैम्डा चेंजेस, लैम्डा but frequency going into peak depth of this concept। ठीक है, बिल्कुल वहां एंटर कर रहे हैं जहां पर शायद ही आपने कभी सुना या देखा हो इसके बारे में, बट फिर भी trying to enter that frequency doesn't change। तो let me introduce to the factor which is responsible for bending, this is frequency। फ्रीक्वेंसी का चेंज होना इज नॉट अ फैक्टर, लैम्डा का चेंज होना इज नॉट अ फैक्टर, फ्रीक्वेंसी का सेम रहना इज द फैक्टर। फ्रीक्वेंसी को सेम रखने के लिए लाइट बेंड कर जाती है, फ्रीक्वेंसी को सेम रहना था इसलिए लाइट बेंड कर जाती है। ठीक है, यू कैन आस्क फर्दर क्वेश्चंस टू मी, मतलब आप पूछ सकते हो ये क्यों क्यों, वो अलग बात है, पर पहले सुन लो फ्रीक्वेंसी क्या लेना है। क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी ना तो रिफ्लेक्शन पे ना रिफ्रैक्शन पे, दोनों में ही चेंज नहीं होती। तो दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, पहले मिल लो ध्यान से। एक होता है म्यू,
सिंपल व्यू, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या? हर मीडियम का अपना पर्सनल खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको निकालने का तरीका है सिंपल सा, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये एब्सोल्यूट होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसकी वैल्यू आप जानते हैं सी की, सिंपल सा लॉजिक, आपको सी पता है, वी पता है, डिवाइड कर दोगे, आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। हर मीडियम का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है नेचुरल, ठीक है। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कहते हैं, इसके रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट बोले ना, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? आप बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम के हिसाब से हमने वैक्यूम को रेफरेंस माना और उसके हिसाब से देखा उसके कंपैरिजन में ये मीडियम कितना रिफ्रैक्शन कर रहा है। मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूं, एक्चुअली इंडिया का मतलब क्या होता है म्यू का। म्यू एब्सोल्यूट का मतलब होता है कोई मीडियम वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना रिफ्रैक्शन कर रहा है, और इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, जैसे आप बोलते हो ना पानी का म्यू, कांच का म्यू 1.5 होता है, पानी का म्यू 1.44 होता है, 1.33 होता है, ये एब्सोल्यूट होता है। ये कैसे निकाला गया? सी अपॉन वी। जीवन में सी हमेशा आपको पता है, एक बात याद रखना, क्वेश्चन आपसे क्या बोलेगा, मैं आपको बता रहा हूं कि मीडियम में लाइट की स्पीड इतनी है, बताओ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। आप मीडियम में लाइट की स्पीड यहां पुट कर दोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। उल्टा भी कर सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, स्पीड ऑफ लाइट पूछ ले, हम निकाल एब्सोल्यूट। बट 12वीं में और 10वीं में डीलिंग ज्यादा होती है रिलेटिव। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वो होता है दो अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो, दो अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वैसे तो हम एयर को वैक्यूम भी बोलते हैं, लेकिन जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आजकल दिया होता है न्यूमेरिकल्स में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके लिए आज से हमेशा से इतना ही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू बाय म्यू इज इक्वल टू उल्टा उल्टा। देख रहे हो, म्यू का और वी का उल्टे का रिलेशन, म्यू का और वी का इनवर्स का रिलेशन। तो म्यू डब्ल्यू यहां पर है तो वी डब्ल्यू नीचे होगा, उल्टा। समझ रहे हो? तो जीवन में मुझसे कहे ना आई एम गिविंग यू, तो मुझसे कहे आई एम गिविंग यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ऑयल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ऑयल। तो वो भाई क्या दे रहा है भाई मुझे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, एंड आई विल ओपन इट एज, इतनी समझ डाल लो, ये तो 10th में होती है, ठीक है। तो ये उल्टे का रिलेशन होता है, उल्टे, इसे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। ये दिक्कत क्यों देता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव? क्योंकि पेपर में ना ये ऐसे दिया होता है कि मैं समझ में नहीं आता दिया क्या। पेपर में दो तरीके से देता है, अंग्रेजी की भाषा में और फिजिक्स की भाषा में, और कभी कभी बहुत अच्छा है पेपर या क्वेश्चन तो ऐसे लिख देगा, कहेगा म्यू डब्ल्यू बाय म्यू इज इक्वल टू 4/3, इतना आसान है। उसने मुझे म्यू डब्ल्यू बाय म्यू खोल के दे दिया 4/3, मैं इसे इक्वल रख लूंगा, इसकी कर लूंगा सॉल्व, लेकिन लेकिन झोल करने की आदत है। अंग्रेजी में लिखता है, कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 3/4। अब जिसको अंग्रेजी आती है वो जानता है एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास मतलब एयर अपॉन ग्लास। इसकी अंग्रेजी कमजोर होती है वो ग्लास अपॉन एयर लिख सकता है इसको, और जैसे उसने उल्टा लिखा क्वेश्चन गलत, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू वाली चीज नीचे है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ऑयल का मतलब है म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू। यहां तक भी ठीक है, यहां तक बच्चे कर लेते हैं कि अंग्रेजी भी कन्वर्ट कर लेंगे भैया, लेकिन कभी कभी ना वो डिजाइन में देता है ऐसे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में। लॉ क्या? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला लॉ मैं लिख नहीं रहा, तुम्हें पता है, मुझे पता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, वो प्लेन सेम रहता है, उसको आगे पीछे नहीं होता। सेकेंड लॉ, इसका नाम है ये बेचारा बोलना क्या चाहता था और तुमने इसको क्या समझ लिया, ठीक है। इसकी आत्मा शांत नहीं होगी, अब तक सारे बच्चे समझ नहीं जाएंगे इसको गलत समझते हैं सारे। इसने क्या बोला था कि जब रिफ्रैक्शन होता है ना तो when light is passing from one medium to another, then sine of angle of incidence, then the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of diffraction, ये एक मीडियम है, the ratio of the sine of angle of incidence
तो द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्या हमने इससे पूछा भाई तेरा ये किस बात का लॉ है यार, तूने क्या हिसाब दे दिया कि साइन आई बाय साइन आर कुछ वैल्यू देगा, कुछ वैल्यू तो देगा। आप इस लॉ का महत्व बताओ मुझे, ठीक है? आप कहीं ना कहीं सही सुने। ये कहना चाहता है स्नेल्स भैया, क्या बोलना चाहते हैं स्नेल्स, ये बोलना चाहता था कि स्नेल कह रहा था देखो मैंने एक आई लिया, मैंने 30 डिग्री लाइट फेंकी, वो इसी मीडियम के इंटरफेस पर इतने डिग्री पे मुड़ में किसी एंगल पे, ऑब्वियसली सेम नहीं है, कहा भी नहीं उसने। उसने बोला यहाँ कुछ आई आएगा I1, क्या आएगा कुछ I1 है। मैं डायग्राम में समझा रहा था, ये नॉर्मल है 1 2 3। उसने कहा आपने I1 एंगल पर लाइट को फेंका और लाइट R1 एंगल पर बेंड कर गई। हमने कहा भाई कर गई। तो उसने कहा यार इस I का साइन लो, इस R1 का साइन लो, जो रेशियो आएगा वो आएगा कोई नंबर के बराबर। हमने कहा आएगा। उसने कहा अब आपने I1 को चेंज करके कोई और एंगल ले लिया I2, अब कुछ अलग R आएगा R2। लेकिन जब इसका तुम साइन I2 और साइन R2 का रेशियो निकालोगे ना तो वो भी उतना ही आएगा जितना पहले वाले का। हमने उससे कहा कि हम कितना भी एंगल चेंज कर लें, उसने बोला कितना भी मतलब कितना भी। उसने कहा ये लो तुम लौटा दो I3 R3, साइन I3 बाय साइन R3 भी क्या आएगा? उसने बोला मीडियम सेम रखना बस। क्या उसने बोला ये नहीं कि चालबाजी कर दो, मीडियम को उल्टा कर दो इस बार। उसने कहा नहीं, अगर आपका मीडियम सेम है, मीडियम 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर, आप 50,000 अलग अलग एंगल के आई ले लो, 50,000 आ आएंगे अलग अलग, सबका आई और उसके आर का रेशियो ले लेना, हर बार वही रेशियो सेम है। आ रहा था क्या है लॉ, क्या है लॉ का प्रूफ नहीं होता। किसने किया था? स्नेल्स ने। आप भी कर लो सेम आएगा, ठीक है। आंसर उसे भी नहीं पता, आंसर लॉ है। क्या है लॉ? तो बात ध्यान सुनना, बात को कि स्नेल्स लॉ में उसने यही कहा। अब इसका मैथ समझ पा रहे हो कि साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, अलग अलग आयु अलग अलग आ रहे, रेशियो सेम रहता है अगर मीडियम सेम है। हमने पूछा उससे, हमने पूछा ये रेशियो किसके बराबर होता है, तो उसने बताया ना मुंह खोल के रेशियो किसके बराबर होता है। तो हमने कहा अरे ये तो सेम ही रहेगा यार, सेम ही होगा। हमने कहा साइन आई बाय साइन आर आता किसके बराबर है, क्या नंबर में खुद एक्सपेरिमेंट से निकालना पड़ता है या कोई वैल्यू होती है इसकी। उसने बोला साइन आई बाय साइन आर इज ऑलवेज इक्वल टू, अब जो बोल रहा हूं कान खोलकर ध्यान से सुनना, कान खोलकर, लाइट जहां पे जा रही है उसका भी अपॉन लाइट जहां से जा रही है उसका भी, लाइट जहां पे जा रही है उसका भी अपॉन जहां से जा रही है उसका भी, जहां पे जा रही है अपॉन जहां से जा रही है। ये को ये इलस्ट्रेट करके बता रहा हूं कैसे निकलता है। हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है। आज एक चैलेंज क्वेश्चन मिलने वाला है तुम्हें, ठीक है। वो क्वेश्चन में तुम्हें इलस्ट्रेट कर दूंगा, तुम्हें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। अभी आपका बीकर है, इस बीकर में कोई भी लिक्विड भरा हुआ है किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मान लो यहां तक, टॉप तक ही भर देते हैं। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है। अब ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज निकलती है उन्हें हम कहते हैं इंसिडेंट रेज, बताया था। ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज जा रही होती है उसे हम इंसिडेंट रेज कहते हैं। और रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होने के बाद जो लाइट रेज मिलती हैं तो वहां पे इमेज बन रही होती है, उसे हम रिफ्रैक्टेड रेज कहते हैं। तो यहां पर रिफ्लेक्टेड रेज नहीं होंगी, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहां पर बस इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे होंगी। देखो होगा क्या, रे ऑफ लाइट ना यहां चलेगी और यहां से जाएगी, मान लो एक मैंने ये भेजी, ठीक है। और एक कल जिन्होंने एक्सपेरिमेंट देखा था वो ये बात समझ गए थे शायद सुबह वाली क्लास में कि सच में एक ऐसा एंगल होता है, सच में कुछ ऐसा होता है कि दो अलग अलग म्यू होने के बाद भी लाइट बेंड नहीं करती, ठीक है। कौन सा एंगल होता है? बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो बिल्कुल परपेंडिकुलर हमने भेजा था कल, और वो रे बिल्कुल बेंड नहीं करी, लेजर बिल्कुल बेंड नहीं करी थी, ठीक है। तो एक रे मैंने ये भेजी इंसिडेंट रे कि जा तो इसकी इमेज बना, पर रे क्या बोलेगी, एक रे से तो इमेज नहीं बनती, दो चाहिए होती है। तो मैंने दूसरी भेज दी परपेंडिकुलर, यूं ही, ये दूसरी रे है, ठीक है। ये तो सीधी बात हो जाएगी,
अच्छा, अब ये बताओ कि जो लाइटर मेरी पहले वाली है, ये किसी मीडियम से हवा में जा रही है, ये पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ये डेंसर होगा ना यार। डेंसर से कहाँ जा रही है? अगर डेंसर से रेयर जा रही है तो बेंड कहाँ करेगी? अवे टुवर्ड। तो देखो और बताओ, अगर हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो लाइट किस तरफ बेंड करने वाली है? उधर की तरफ जाएगी, इधर आएगी? उधर की तरफ जाएगी। तो लाइट को एक्चुअली यूं जाना चाहिए था, बट यूं ना जाकर कुछ ऐसे जाएगी। तो जब वो ऐसे जाएगी तो मैंने पूछा क्या भाई तू और तू मीट करेंगे बाद में कभी? क्या दोनों रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगी? एक बात याद रखना, मैंने आपको रिफ्लेक्शन में पढ़ाया था, मिरर्स में पढ़ाया था कि जब दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं तो इमेज बनती है, ठीक है। यहाँ पर जब दो रिफ्रैक्टेड रे मीट करेंगी तो इमेज बनेगी। नहीं समझ में आया? इंसिडेंट रेज जहाँ मिल रही होती है वहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता है, रिफ्रैक्टेड रेज जहाँ मिल रही होती है वहाँ इमेज बनती है, ठीक है। तो इमेज की लोकेशन देखने के लिए हमने कहा भाई क्या तू और तू मिलेंगे? इन्होंने कहा नहीं। तो हमने कहा एक ही चार रह जाता है एक्सटेंशन, पीछे एक्सटेंड करेंगे, आगे नहीं मिल रहे तो पीछे एक्सटेंड किया हमने। क्या पाया हमने? यहां मिल रहे हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट मुझे यहां दिखने वाला है, समझ रहे हो? मेरी दोनों इंसिडेंट रेज तो ये रही, रिफ्रैक्टेड को मैंने इसको भी पीछे एक्सटेंड किया, इसको भी किया, तो पाया अच्छा है तो यहां मिल रही है। तो आपको ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कहां दिखेगा? आ रहा है समझ में? ये जो इमेज बनी है इसका नेचर क्या होगा? ऑब्वियसली ये पास दिख रही होगी, ऑब्वियसली साइज की मैं कोई बात नहीं कर रहा, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इतना बता दो इस इमेज का नेचर क्या होगा? ये रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, रेक्ट क्या होगी? इन्वर्टेड छोड़ो, रियल है वर्चुअल बता दो बस। वर्चुअल बेसिक लगाया ना, वही पहली क्लास वाला। और जिसने वो अपना अपना स्क्रीन पे ले सकते हैं नहीं ले सकते लगाया होगा, कचरा हो गया होगा उसका। एक ही लाइन लगानी है, नकली लाइट रेस के मीट करने से बन रही है तो वर्चुअल है, असली लाइट रेस के मीट करने से बन रही है, क्या ये एक्सटेंडेड रेस के मीट करने से बन रही है? क्या मुझे रे को पीछे खींचना पड़ा? क्या आगे जाके नहीं मिल रहे थे? तो ये वर्चुअल है, नकली, ठीक है। अगर रेज आगे जाके मिल रही होती, एक्चुअल रेज मिल रही होती, एक्सटेंड ना करना पड़ता, तो क्या होती? रियल। तो रियल तो नहीं है, वर्चुअल इमेज है। खैर ठीक है, अब हमें ना ये निकालना है। अच्छा, एक्चुअल डेप्थ को मैं डी बोल दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां से लेकर यहां तक की डेप्थ जो थी वो एक्चुअल डेप्थ थी, और ये जो है डी डैश ये नकली डेप्थ है। अब आपको निकालना है इनके बीच का रिलेशन। एंगल मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अच्छा बताना आई क्या होगा? आई ये होगा या उसके साथ होगा? नॉर्मल और इसके बीच का एंगल आई होगा, तो इसको मैं आई बोल रहा हूं और इसको हम आर, तो आई और आर हो गए। अच्छा अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं, बताना जरा। इसका मीडियम मान लेते हैं म्यू 2 या म्यू डेंसर, क्या? और ये क्या हो जाएगा? म्यू डेंसर, म्यू डेंसर। अब बताना, मैंने आपको स्नेल्स लॉ जो पढ़ाया था पिछली से पिछली कक्षा में, ठीक है, शाम वाली में, तो मैंने आपको बताया था साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू लाइट जहां पे जा रही है अपॉन जहां से जा रही है, ठीक है। बच्चे जिंदगी भर कंफ्यूज रहते हैं, ये इक्वल किसका रखना है, तोड़ बता दिया था, कभी भी एरर नहीं आएगा किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी लेवल पे। लाइट जहां पे जा रही है उसका म्यू अपॉन जहां से जा रही है उसका म्यू। रेयरर में जा रही है उसका म्यू ऊपर आ गया, कहां से जा रही है, डेंसर से जा रही है, उसका म्यू नीचे आ गया। तो आपने एक बार लगा दिया। अब क्या होता है जब आई और आर बहुत छोटा होता है ना, जब आई और आर बहुत छोटा होता है तो हम साइन आई, मतलब साइन आई को नियरली आई मान लेते हैं। ये कक्षा 11वीं का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इसको नियरली क्या मान लेंगे, आई बाय। क्यों करते हैं ऐसा? जब आई और आर बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा ग्राफ बिल्कुल थीटा के बराबर ही होता है। तो आप मान सकते हो, आपको भैया नहीं मानना बिना माने कराओ, बिना माने भी करा सकते हैं, ठीक है। जो आप नोट्स देख पा रहे हैं अपने, उसे बिना माने किया हुआ है, ठीक है। मान के करोगे 4 स्टेप कम लगेंगे, जल्दी ड्राइव हो जाएगा। डेरिवेशन में कुछ खासा नहीं है, कॉन्सेप्ट है, वो सीखना था इसलिए करा रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर इक्वल टू आई मान लोगे तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। साइन आई बाय साइन आर इज नियरली इक्वल टू आई बाय आर। ये ना टैन और साइन के लिए होता है, मैंने 11th में बताया तुम्हें कि टैन और साइन अगर थीटा बहुत छोटा हो तो थीटा के बराबर ही होते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा अगर थीटा बहुत छोटा है, एंड इवेंचुअली साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा अगर थीटा बहुत छोटा है। तो यहां पर साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई, साइन आर नियरली इक्वल टू आर। इक्वेशन 1 यहां तक ठीक है। अब देखो,
आपको यहां पर ना 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, मैं इसे ज्वाइन कर रहा हूं, 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ही छोटा वाला ट्राइंगल और एक ही बड़ा वाला ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जिसमें डी आ रहा है पूरा और एक ट्राइंगल जिसमें डी डैश आ रहा है, ठीक है। तो आप नाम देना चाहते हो, नाम दे सकते हो इसे, इसको पॉइंट ए बोल दो, इसको पॉइंट बी बोल दो, ए बी आई ए बी ओ, ठीक है। तो ए बी आई ट्राइंगल है, ए बी ओ ट्राइंगल है। एक बात बहुत ध्यान से देखो, मैं लिख भी देता हूं आपकी जानकारी के लिए, इन ट्राइंगल ए बी आई एंड ट्राइंगल ए बी ओ मैं लगा रहा हूं tan थीटा। क्या? अच्छा था ना, ये आई है तो क्या ये भी आई होगा? पक्का? अच्छा जी। अच्छा ये एंगल क्या होगा भाई? ये समझ में आता है आपको? कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं हम इसे, कि अगर ये आर है तो ये और ये लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो ये भी आर होगा। बस इतना आगे बहुत आगे यार, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल आपके पास है, आपको एक में लगाना है tan i, एक में लगाना है tan r। इस ट्राइंगल में निकालूंगा बड़े वाले में, ए बी ओ में tan i इज इक्वल टू, बताओ, tan i इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बोलो, ए बी अपॉन ए ओ। क्या बात है। अच्छा tan i इज नियरली इक्वल टू i व्हेन i इज वेरी लेस, वेरी स्मॉल। तो क्या मैं ए बी को ए बी रहने देता हूं, और ए ओ मैंने देखा यार, ए ओ तो डी है एक्चुअल डेप्थ, ठीक है, तो इज नियरली इक्वल टू आई, नियरली चाहो तो लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर 2, कोई शक वाली बात? आपके पास एक आई की एपरेंट सी वैल्यू आ गई कि आई ऐसा है। मैंने दूसरा ट्राइंगल लिया छोटा वाला, इसमें लगाया tan r, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan r परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, ए आई। तो मैं ए बी को ए बी ही रखूंगा और ए आई को डी डैश लिख दूंगा, क्योंकि ए आई डी डैश के बराबर है, नकली डेप्थ। अब ये बताओ कि tan r भी नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहां से आगे क्वेश्चन नंबर 3, तो आपके पास r की भी वैल्यू आ गई। क्या यहाँ पे i और r दिख रहा है? क्या आप इस पार्ट को देख पा रहे हैं? क्या यहां से उठा के i की वैल्यू और r की वैल्यू पुट कर सकता हूं? तो जैसे ही मैं पुट करने वाला हूं तो मैं यहीं पे कर देता हूं, इतने में ही हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा, म्यू आर बाय म्यू डी इक्वल टू आई बाय आर है। आई की वैल्यू क्या आ रही है? ए बी बाई डी। आर की वैल्यू क्या आ रही है? ए बी बाई डी डैश। तो ये कट जाएगा, डी डैश जाएगा ऊपर, डी आएगा नीचे, तो मैं बोल पाऊंगा डी डैश अपॉन डी इज इक्वल टू म्यू आर बाय, है ना। अब दिक्कत क्या है कि सिर्फ ये काफी नहीं होता, ये तो मैंने आपको निकाल दिया, अब इसको मैं आपको फ्रेम करके बताता हूं, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? नॉर्मल शिफ्ट। क्या है? हमने अभी तक शिफ्ट निकाली ही नहीं है, हमने तो ये निकाला है कि नकली डेप्थ क्या होगी। नकली डेप्थ अपॉन असली डेप्थ इज इक्वल टू रेयरर का म्यू अपॉन डेंसर का म्यू, ठीक है। कोई कहानी नहीं चाहिए, म्यू 2 म्यू 1 म्यू 3 म्यू 4 कुछ नहीं, म्यू एम म्यू भी कुछ नहीं, रेयरर अपॉन डेंसर। सही बात है? पक्का? अच्छा एक बात आओ, एक सवाल अगर पूछो तुमसे कि अगर ये मीडियम डेंसर ना होता, ये रेयरर होता, वो डेंसर होता, तो भी क्या आपको ये ऑब्जेक्ट ऊपर उठा हुआ दिखता? नीचे दिखता। नीचे दिखता। क्या दिखता? ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि हमेशा ऑब्जेक्ट पास ही दिखता है, ठीक है। अगर रेयरर मीडियम में लाइट जा रही है, रेयरर से देख रहे हो तो ऊपर उठा हुआ दिखेगा, डेंसर से देख रहे हो तो दूर दिखेगा। डेंसर मीडियम में आप हो, पानी के अंदर जाकर ऊपर देख रहे हो, आपको वो चीज दूर दिखेगी, ठीक है। और हवा में रह के पानी को देखोगे तो वो चीज ऊपर उठी हुई दिखती है, पास दिखती है, ठीक है। तो ये दोनों बातें याद रखना। अच्छा तो अब मैं बोल देता हूं डी एपरेंट, क्या डी डैश नकली डेप्थ है, अपॉन डी एक्चुअल इज इक्वल टू, ठीक है। अब यार यहां पर भी एक झोल है कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है, लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर से, डेंसर से। तो इसको यूनिवर्सल करने के लिए कि ये फॉर्मूला हर जगह लग जाए, मैं यहां पर ये रेयर डेंसर हटा रहा हूं और कुछ और लगा रहा हूं। ना 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 ना, ना। एक बात बताना मुझे, इन दोनों में से छोटी कौन सी होगी? इस केस में ना, इस केस में ना, है ना। तो अगर एपरेंट छोटी है तो ये वाला म्यू भी छोटा है, नहीं आया, ये वाला म्यू भी
तो अगर मैं आपको बता दूं कि जब आप जा रहे हो रेयरर से डेंसर से रेयरर, तो आप इसको ऐसे ही याद रखना कि डेंसर से रेयरर में ये म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर होता है, ठीक है। यहां पर ऐसे भी याद रख सकते हो कि ज्यादा वाला कौन सा होगा इनमें से, ये ज्यादा होगा ना, है ना। तो इसको म्यू2 म्यू1 बोलकर हम ऐसे लिख देते हैं कि म्यू2 नीचे वाला बड़ा है, बड़ा वाला नीचे पुट करना है, छोटा वाला ऊपर पुट करना है, आपका आंसर निकल आएगा। बड़ा वाला नीचे, छोटा वाला। पता क्या होता है, बच्चे बहुत बार कहते हैं भैया हमें कंफ्यूजन है कि हम हमेशा चेक करते रहेंगे क्या कि डेंसर से रेड जा रहा है, रेड जा रहा है, कभी क्वेश्चन में नहीं पता हमें। तो एक छोटा सा लॉजिक लगाना, एक छोटा सा, आपको ये बात पता है, अगर आपको ये फील आ गया ना क्वेश्चन पढ़ के कि मेरी इमेज नीचे बननी है ऊपर बननी है, बस इतना आ जाए फील कि भैया मुझे समझ में आ गया कि इस केस में ना ऑब्जेक्ट से नीचे बनेगी इमेज, मुझे दूर दिखेगी चीज या पास दिखेगी, इतना समझ पाए अगर क्वेश्चन पढ़ के, अगर इतना समझ पाए तो इतना याद रखना कि आपको पता है ना कि इमेज नीचे दिखने वाली है, तो इमेज की डेप्थ ज्यादा होगी। इमेज की डेप्थ ज्यादा होगी तो आप पुट क्या करोगे, ऑब्जेक्ट की डेप्थ असली वाली या फिर कैसे भी इमेज की डेप्थ अपॉन ऑब्जेक्ट की डेप्थ पुट करोगे। अब आपके पास ना दो म्यू दिए होंगे, दोनों मीडियम में म्यू दिए होंगे। याद रखना जो चीज बड़ी होती है उसके सामने बड़ा वाला म्यू आता है, जो छोटी होती है उसके सामने छोटा वाला म्यू आता है। नहीं याद समझना, जब मुझे पता है कि मेरा जो इमेज है वो ऊपर बन रही है, नकली डेप्थ छोटी है, तो जब मैं नकली अपॉन असली करूंगा तो मैं इक्वल टू ज्यादा वाला म्यू नहीं रख सकता। हाँ समझ रहे हो, छोटा डिस्टेंस बाय बड़ा डिस्टेंस इज इक्वल टू छोटा म्यू बाय बड़ा म्यू, ठीक है। बड़ा डिस्टेंस बाय छोटा डिस्टेंस, बड़ा म्यू बाय, बस इतना समझना है, ठीक है। फिर भी इस केस के लिए आपके पास ये रेयर डेंसर का कॉन्सेप्ट था, तो उसी को हम लेके चलते हैं, म्यू आर बाय म्यू डी। तो यहां से फॉर्मूला आता है डी एपरेंट, नकली डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ, इधर ले गया वैसे, अपॉन क्या आएगा, रिलेटिव म्यू बोल सकता हूं इसको, है ना, रिलेटिव म्यू है ना। अच्छा तो ऐसे इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, म्यू डी बाय म्यू आर आना चाहिए। अच्छा उल्टा लिख दिया हमने। इसको ऊपर ले गया तो इसको मैं नीचे लाया डिनोमिनेटर में, म्यू आर नीचे आ जाएगा म्यू डी के भी नीचे, ये डी एक्चुअल ऊपर चला जाएगा, म्यू आर म्यू डी के भी नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ा जाता है, क्यों, क्योंकि अक्सर क्या होता है हमारा जो रेयर वाला मीडियम होता है हवा होता है, रेयर वाला, अगर रेयर वाला मीडियम हवा है तो 1 हो जाएगा म्यू आर, अगर हवा वैक्यूम नहीं है तो म्यू आर क्या रहेगा, म्यू आर ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम केस ले लें कि मेरा रेयर मीडियम हवा है, यहां बाहर हवा है एयर, तो म्यू आर हो जाएगा 1। अगर मैं मान लेता हूं कि म्यू आर इज इक्वल टू 1, यानी कि वैक्यूम का केस या फिर एयर का केस, तो फॉर्मूला क्या आता है, नकली डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ बाय म्यू, भाई म्यू ही रह गया फिर तो, ठीक है। म्यू आर 1 हो गया और म्यू डी को मैं म्यू मान लेता हूं, जहां पानी वानी में रखा है उसका म्यू। तो यहां पे एक बात समझ पा रहे हो, ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था परसों, पर किसी और एस्पेक्ट में, कल शाम वाली क्लास स्टार्ट हुई थी तब भी मैंने रिवाइज कराया था, लैम्डा बिकम्स लैम्डा बाय म्यू, वी बिकम्स वी बाय म्यू, डी बिकम्स डी बाय म्यू, ठीक है। लेकिन इसमें ये बात आता है ना, आप एक डेंसर मीडियम में पड़े हुए ऑब्जेक्ट को हवा से देख रहे हो, वो डेंसर मीडियम में पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट एक्चुअल में अगर 3 मीटर नीचे है तो आपको वो 3 अपॉन म्यू मीटर पे दिखेगा, ठीक है। आपको वो 3 मीटर नीचे नहीं दिखेगा, थोड़ा ऊपर दिखेगा, कितना ऊपर, 3 बाय म्यू। 10 मीटर नीचे है, वो 10 मीटर नीचे नहीं दिखेगा, आप हवा से देख रहे हो, आपको वो ऊपर उठा दिखेगा, कितना दिखेगा, 10 बाय म्यू, ठीक है। तो अगर उसकी एक्चुअल डेप्थ डी है तो मुझे वो डी बाय म्यू पर दिखता है ऊपर से, तो ये तो आ गया डेप्थ। अगर शिफ्ट निकालनी हो, क्या निकालना हो, अगर शिफ्ट निकालना हो तो इससे भी और इससे भी शिफ्ट निकाल सकते हो। शिफ्ट क्या होती है, शिफ्ट ये होता है डी माइनस, क्या ये है शिफ्ट, यहां से यहां शिफ्ट हो गई ना, तो कितना ऊपर चला गया ऑब्जेक्ट, कितना ऊपर दिख रहा है ऑब्जेक्ट, शिफ्ट आपका आ जाएगा। शिफ्ट को क्या बोलोगे, डेल्टा डी बोल दो, कुछ भी बोलना है, जो बोलना है बोल दो, ठीक है। वैसे इसे एन एस लिखते हैं, नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट हो जाएगी डी माइनस डी डैश, एक्चुअल माइनस एपरेंट। तो बताना यार, डी डैश का फॉर्मूला क्या निकाला है मैंने, है ना, तो ये वाला उठाते हैं एक्चुअल फॉर्मूला, डी अपॉन में म्यू, म्यू डी बाय म्यू आर। क्या डी कॉमन आ जाएगा, क्या डी डैश की वैल्यू यही होती है ना, डी डैश की वैल्यू, तो पुट कर दी मैंने, कॉमन आ जाएगा, जैसे कॉमन लूंगा मैं डी को,
तो आ जाएगा 1 माइनस म्यू डी बाय, मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डेंसर बाय रिलेटिव करके लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है। कई बुक्स में ऐसे दिया होता है, बच्चे डर जाते हैं भैया ऐसे को लिखा है, तो इसलिए मैं उसी रूप में दे रहा हूं आपको कि शिफ्ट ऑलवेज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ कितनी है और 1 माइनस 1 अपॉन म्यू डी बाय म्यू आर, ठीक है। ये इस तरीके से निकलता है, हमेशा इस तरीके से निकलता है, और कोई तरीका नहीं निकालने का। अगर वही केस है, अगर रेयर मीडियम हवा हो जाती है तो म्यू आर 1 हो जाएगा, ठीक है। और तब एक फॉर्मूला आ जाएगा नॉर्मल शिफ्ट का, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू डी 1 माइनस 1 बाय म्यू। आप इस मीडियम में पड़ी हुई चीज को हवा से देख रहे हो, ये फॉर्मूला लगेगा। आप इस मीडियम में पड़ी हुई चीज को इस मीडियम से देख रहे हो, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। दोबारा बताता हूं, अगर 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 आपका ऑब्जेक्ट इसमें पड़ा है और आप रेयर से देख रहे हो, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से निकल आएगा कितना शिफ्ट होगा ऑब्जेक्ट में। अगर आप इस मीडियम में पड़ी हुई चीज को हवा से देख रहे हो तो ये फॉर्मूला लगाना, हवा में म्यू आर 1 हो जाता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला ऐसा बन जाता है, ठीक है। डी 1 माइनस 1 बाय म्यू, डी 1 माइनस 1 बाय म्यू, डी 1 माइनस 1 बाय म्यू। दिखने में बहुत ही शांत ऐसा एक इंसान होता है, कन्वेक्स लेंस है, और इसका भी यहां पे फोकस होगा, इसे कहते हैं F2, इसका नाम होता है F1 F2, है ना। तो अब आगे इसके बाद यहां पर होता है 2F2 और यहां पर होता है आइडियल केस, कहते हैं आइडियल केस, परफेक्ट केस, ठीक है। अब आपने रखा ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी, मैं आपको पहले रेज बताता हूं क्या होता है। ये लेंस ना नेचर से, बाय नेचर हवा में ये लेंस कन्वर्जिंग है, हवा में रखा हुआ है, तो ये लेंस बाय नेचर कन्वर्जिंग है नॉर्मल केस में, ठीक है। तो कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, लाइट रेस को मोड़ देता है, पास कर देता है। तो अब क्या होता है, अगर इस पे एक लाइट रे आती है बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे नंबर 1, तो रे नंबर 1 को कहेगा बेटा फोकस से जाओ। जो भी लाइट रे पैरेलल आती है उसको कहां से भेजता है, तो पैरेलल वाली रेस को फोकस से भेजेगा, ठीक है। और जो रे फोकस से होके आती है, वो मिरर पे टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है, ये रे नंबर 2। और तीसरी रे कौन सी होती है, ऑप्टिकल सेंटर वाली। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है ना यहां से, वो बिल्कुल सीधी पार होती है, कहीं नहीं मुड़ती। ये 3 रेज होती हैं जिनसे हम सारे रे डायग्राम बनाते हैं। जो सीधी आएगी फोकस से जाएगी, अगले वाले आगे वाले, सीधी आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी सीधी हो जाएगी, नहीं जो सीधी जाएगी जो फोकस से गुजर के आ रही होगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर वाली होती है, ठीक है। इनमें से कोई भी 2 रे यूज करके हम क्या बना लेते हैं, इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज। ये तीनों रेस का प्रयोग हम करते हैं कौन से में, कन्वेक्स में। कनकेव में भी सेम ही होती है, बस वो पीछे एक्सटेंड करना पड़ जाता है उनको, ये पार होती है सीधा। अच्छा, अब मैं आपको 2-4 केस करके दिखाता हूं, ठीक है। कुछ लेंसेज बनाते हैं जल्दी जल्दी से, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले कुछ मार्किंग बताता हूं, इसे O कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये अपर्चर होता है XY यहां से पूरा, ठीक है। और यहां पर आता है आपका F, यहां पर आता है आपका 2F, इसको 2-2 बोल दो, 1-1 बोल दो, कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। F1 2F1 ठीक है। अब आप ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहोगे, आपकी मर्जी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे, कहां रखा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो लाइट रेस कहां आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल है, पता है बात। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है लाइट रेस पैरेलल आती है, सीधी 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 लाइन, पैरेलल लाइंस। आशु पता है आपको ये बात, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहला केस लेता हूँ, एट इन्फिनिटी, तो लाइट रेस आएंगी बिल्कुल पैरेलल, रे नंबर 1 और रे नंबर 2, ये 2 लाइट रेस आई पैरेलल। बहुत सारी आती हैं, 2 बना दी मैंने। जो पैरेलल आएगी वो कहां से आएगी, जो पैरेलल आएगी वो कहां से आएगी, तो दोनों फोकस से गुजरी, फोकस से बन गई इमेज। इस इमेज की खास बात क्या देखी मैंने, पॉइंट साइज है, कैसी है, पॉइंट साइज इमेज है, छोटी सी इमेज, जो बन रहा है वही बनाएंगे हम ऐसे हवाजी नहीं करेंगे, याद रटना वटना छोड़ो, जो रे डायग्राम बताएगा वो मान लेंगे। पॉइंट साइज बन रही है, क्या असली लाइट रेस के मिलने से बन रही है, नकली लाइट रेस है, असली लाइट रेस है, असली है ना, तो ये कैसी होगी, रियल।
पॉइंट साइज है, रियल है। रियल का दोस्त कौन? पॉइंट है तो इन्वर्टेड देख तो नहीं सकते, लेकिन रियल है इन्वर्टेड। पॉइंट साइज छोटी, बिल्कुल छोटी, रियल इन्वर्टेड। और डायग्राम आपको बताई दिया एट फोकस है ना, एट F1। कोई शक? आगे आते हैं, समझ में आया? जो 2 रे बताई थी उनसे बनाऊंगा, जो 2-3 रे बताई है इनसे हर बार इमेज बना दूंगा। अब क्या है, अब रखते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? ये रहा आपका F1, हर बार देखना, हर बार मार्क करने का ट्राई करना साथ में मेरे। F2 बहुत बढ़िया, जिंदा हो मतलब, ठीक है। क्या हो गया? देखो सच कहूं तो हाँ, लेकिन हाँ जो पहला सरफेस होता है ना, पहला सरफेस, इस वाले को F1 कहा जाता है आइडियली, ठीक है। आप इसको भी F1 ले सकते हो, इसको F1 ले सकते हो, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। आइडियली कहा जाता है उसको, ठीक है। आप अलग अलग बुक्स में जाओगे, अलग अलग डाटा मिलेगा आपको, ठीक है। हम तो क्या करें, डाटा है जो डाटा है, ठीक है। ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये भी होता है। ये भाई F2, ये भाई, ये भाई, और ये भाई, ये भाई, ये भाई, ध्यान से देखो। जो सोच रहे हैं ना ये तो मार्किंग चल रही है, क्या देखना है इसको? उनसे बड़ा, चलो उनसे बड़ा गधा कोई नहीं है। अच्छा, इधर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा था, अब रखेंगे ऑब्जेक्ट को कहाँ? बियॉन्ड। हमने कहा इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे आ गए, थोड़ा सा आगे आ गए इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी से आगे आके हम यहाँ कहीं पहुंचे 2F के पीछे। पहले इन्फिनिटी में थे ना, बहुत दूर थे, अब 2F के पीछे तक आ गए कहीं। अब क्या होगा? अब लाइट रे जाएगी पैरेलल, छोटा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बड़ा बना दिया, ठीक है। जो लाइट रे पैरेलल जाएगी, कहां से? सही है। और जो ऐसे गुजरेगी, तो ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। कहां बना है? बिटवीन F1 एंड 2F1। अच्छा, कैसा है? असली है, रियल इन्वर्टेड, और छोटा होता है। एक्चुअल में क्या होता है? डिमिनिश्ड। रियल इन्वर्टेड और छोटा। अभी यहाँ पे ऑब्वियसली आपको दिख नहीं रहा होगा इतना फर्क, बट हाँ एक्चुअल में जो बनता है तो छोटा बनता है, मेजरमेंट लेके बनाओगे तो। अगला केस क्या लोगे भाई? एट, अब 2F2 का तो रूल यही होता है, 2F2 पे तो 2F1 बननी चाहिए। अब क्योंकि हमने मेजरमेंट से डायग्राम नहीं बनाया तो हो सकता है ना बने तरीके से, पर हम ट्राई करेंगे बनाने की। ये लाइट है गई सीधी, सीधी लाइट कहाँ जाती है? फोकस से यहाँ बनानी है इमेज, बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये लाइट रहेगी ऑप्टिकल सेंटर से, ये सीधी जा रही है और यही मिल रही है भी, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इमेज है सॉरी, ठीक है। सेम साइज की बनती है, थोड़ी बड़ी बन रही है ऑब्वियसली, थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तो सेम साइज बनते हैं कहां पर? एट 2F1। ऑब्जेक्ट रखा था 2F2 पे, इमेज बन रही है 2F1 पे। सेम साइज, रियल, उल्टी है क्या? ऑब्जेक्ट सीधा है क्या? अच्छा, यहाँ पे आ जाओ भाई, बिटवीन, तो बिटवीन का केस दोगे, यहाँ जाओगे, तो ये केस कौन सा है? बिटवीन 2F2 एंड F2। बताओ क्या होगा? फोकस से पास करेगी, बहुत बढ़िया, पास कर गई। जो ध्यान से पढ़ रहा है ना उसको याद रहेगा, देखना ये सब। ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ बननी चाहिए इमेज? बियॉन्ड 2F1, सीधी जाएगी, सीधी जाएगी। ऑप्टिकल वाली कैसे जाती है? सीधी। ऑप्टिकल वाली बियॉन्ड 2F1 पीछे बन रही है, एनलार्ज्ड है, एनलार्ज्ड है, और रियल तो होगी, रियल एंड। आगे आते आते मैं 2F2 और F2 के बीच में आ गया हूं। अब और कितना आगे जाऊंगा? F2 पे, F2 पे चले गए अपन। F2 में लाइट रही हो गई, कहां से? सही है,
मिलेगी नहीं कभी। कहाँ बनेगी इमेज? पर रियल लाइट रेस के मिलने से बनेगी। इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि नीचे जा रही है ना। और हाईली एनलार्ज, हाईली सही है, एट इन्फिनिटी। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? एट, और इमेज बन रही है लास्ट केस, स्पेशल केस। इसका रे डायग्राम पता नहीं कितनी बार आया, पर डायरेक्ट कभी नहीं आया। न्यूमेरिकल आया और बोला इस न्यूमेरिकल का रे डायग्राम बना दो, और ये रे डायग्राम बहुत बार आया है। मिरर में भी ये वाला आता है और लेंस में भी ये वाला आता है। ये कौन सा रे डायग्राम है भला? ये कह रहा है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, कि यहां रखूं ऑब्जेक्ट तो इमेज उस तरफ नहीं बनेगी, अब इस तरफ ही। ठीक है, तो बनाने का प्रयास हमारा, देखते हैं क्या होता है। F1 और तो ऑब्जेक्ट से जाती है लाइट रे कुछ इस प्रकार, और सीधी जाने वाली फोकस से पास कर जाती है। ऑप्टिकल सेंटर वाली जो है यूं जा रही है। हमने कहा भाई आगे मिलोगे, इनने कहा आगे नहीं मिलेंगे पर शायद। क्या नकली लाइट रेज मीट कर रही हैं? क्या मैंने एक्सटेंड किया है? असली तो आगे चली गई। तो यहां पर बोल सकते हैं इमेज जो नकली लाइट रेज से बन रही है तो वर्चुअल है। सीधी है क्या? बड़ी है क्या? हाँ, ऐसे ये यहाँ कोई नहीं होता डिसाइड, ये डिसाइडेड नहीं कहाँ बनेगी। एक बात याद रखनी है, एक बात याद रखनी है, इसके लिए एक वर्ड लिखना जरूरी है, ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। पोजीशन है ये इसकी, ऑन द सेम साइड। बेटा पोजीशन तो हर जगह बता रही थी, तो पोजीशन बतानी पड़ती है। और बता एक बात बताऊं, हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी, हमेशा ऑब्जेक्ट के आगे नहीं बन सकती कभी, फिर बड़ी नहीं बन पाएगी। अच्छा, कनकेव का एक डायग्राम बना के दिखाता हूं एट एनी पॉइंट ना। कनकेव ऐसा दिखता है। कनकेव में ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका अपर्चर है। यहां पर रख दिया ऑब्जेक्ट, लाइट रे गई, सेंटर से मारते हैं रिफ्लेक्शन हमेशा सेंटर से। ये फोकस यहां पे होता है इसका, तो ये फोकस की लाइन के थ्रू मुड़ जाएगी। मतलब यहां से स्केल रखना है ऐसे, बिल्कुल फोकस से डॉट लाइन खींचनी है, फिर यहां से हार्ड कर देना है उसको, कि लाइट रे ऐसे मुड़ती है कि यहां पर देखने वाले इंसान को लगेगा कि ये तो फोकस से आ रही है। नहीं बेटा, हम जब, क्योंकि वो तो दो सरफेस से बेंडिंग होती है, पर जब हम नॉर्मली एक रे डायग्राम बनाते हैं तो हम सेंटर से बेंड करा देते हैं, थिन लाइन से लेते हैं ना हम, सेंटर से, बिल्कुल सेंटर लाइन से बेंड करा देते हैं हर बार। यही रूल है। यहां देखो लाइट यहां जाके डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज तो होगी, लेकिन कैसे कि यहां देखने वाले को ऐसा लगेगा यार ये तो सीधी सीधी फोकस से आ रही है, इस तरीके से डाइवर्ज करनी है। ठीक है, तो एक लाइट रे तो ये हो गई, एक वही, अरे ना, जो फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है, और ऑप्टिकल सेंटर वाली का तो रूल ही है। ठीक है, अब ये रे डायग्राम की 3 रेज हो गई। केस नहीं बना रहे अभी? केस बनाऊंगा ना, ये 3 रेज हो गई ना डायग्राम की। जो सीधी जाती है वो ऐसा लगता है फोकस से आ रही है, ये बिल्कुल पार निकल जाती है। जो फोकस से गुजर के जाती है वो सीधी हो जाती है। तो अगर इसका एक केस आप बनाना चाहते हो तो ये हम बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट रखते हैं कहीं पर भी, लाइट भेजते हैं पैरेलल, ऐसा लाइट यहां से जा रही है, ठीक है। अब अगली लाइट रे कहां जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर सीधी चली गई। क्या ये दोनों कभी मिलेंगे आगे जाके? तो इसको मैंने जब पीछे एक्सटेंड किया तो इसको मिल रही है, यहां मिल रही है ना, ये रही आपकी इमेज। छोटी बनेगी हमेशा, छोटी छोटी, नकली लाइट से मिल रही है, बन रही है। वर्चुअल है, सीधी है, छोटी है, तो बोलते हैं इसके लिए कि वर्चुअल बनाता है, यानी कि नकली लाइट रेज वाली, इरेक्ट है, सीधी है और छोटी है। तो कनकेव लेंस हमेशा छोटी इमेज बनाता है, हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक है, तो ये कनकेव का केस है। ठीक है, इसको याद रखें तो बेहतर है, बहुत इंपॉर्टेंट केस कहते हैं इसे। मिटा दो तो यहां पर हम बना
बनाते हैं एक लेंस शांतिपूर्ण तरीके से, और यहाँ पर लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसका नाम रख देते हैं O से ऑप्टिकल सेंटर, और इसका नाम हो जाएगा 2F, और ये हो जाएगा सही है। तो ऑब्जेक्ट आपकी मनचाही जगह पर रख दिया हमने, ये रखा ऑब्जेक्ट आपने, लाइट रे जाएगी, लाइट रे गई, सीधी भेजी एक, फोकस होगा मत चिल्लाओ। सही है। अब ऑप्टिकल सेंटर वाली यूं सिधाई में कहाँ बनना चाहिए? तो ये बन गई आपकी इमेज बियॉन्ड 2F, बड़ी बन रही है, दिख भी रही है। अच्छा, लाइट रेस को एरो से सम्मानित किया जाता है, सम्मानित करना जरूरी है। आपको ट्रायंगल से मिलवाते हैं, जो दो ट्रायंगल में साथ साथ लेने हैं, ठीक है। एक ये पेयर चाहिए मुझे, नहीं नाम नहीं दे रहा, जा दिख गया। तो इसका नाम O है, इसका नाम तो ट्रायंगल कौन सा चाहिए? इन ट्रायंगल ABO एंड बेटा बोलो मत प्लीज, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल ले लिए मैंने, देखो ये वर्टिकल वो ट्रायंगल बराबर है, लिखने की जरूरत नहीं, आपकी जानकारी बता रहा हूँ। ये दो एंगल बराबर है, ये दो एंगल 90 है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अच्छा, पहले ना अपने मन की उसके लिए श्रद्धा के लिए, क्या मैं इसको V बोल दूं? इमेज यहाँ बन रही तो V होगा, ये होगा, सही है। अच्छा, AB बाय AO, पहले इधर ध्यान से तमीज से, AB बाय चुप रहे, चलो लो ऐसे ले लो तुम, या तुम AB बाय A डैश B डैश, एक ही बात पड़ती है, इज इक्वल टू AO बाय AO बाय, सही है। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन, सही समझ में आता है। सिमिलर ट्रायंगल, AB की वैल्यू नहीं पता, AO की वैल्यू क्या है? माइनस U प्लस U, AO है माइनस का U, ये है प्लस का, और ये है AB बाय, सम्मानित तरीके से इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर, यहाँ पर ऐसे कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है। अब दो ट्रायंगल और चाहिए मुझे, ठीक है। अब हरा ट्रायंगल उठाएंगे, तो हरा ट्रायंगल नंबर 1, अब पता क्या है, यहाँ पर हमें एक वर्चुअल लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, ये AB के बराबर ही है, पर इसका नाम रहता है OM, यूं ही, ठीक है। तो OM, अच्छा, अब ये ट्रायंगल कौन सा उठाना है मुझे? मुझे ट्रायंगल चाहिए एक तो ये वाला, देख पा रहे हो, और एक ये वाला, देख पा रहे हो। तो ट्रायंगल का नाम, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं F1 नाम है वैसे भी इसका शायद। तो बताना मेरा ट्रायंगल हो गया MOF1, देख रहा है हरा वाला, तो ट्रायंगल का नाम हो जाएगा MO और A डैश B डैश F1, सही है। अच्छा, अब अच्छा सही है, कोई बात नहीं। अब यहां पर MO या फिर OM बाय A डैश B डैश, OM बाय A डैश इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस क्या होता है? अबे FE होगा, F1 FE होता है, बराबर है ना, इक्वी कन्वेक्स है। पहले नाम देंगे, नाम OF1 अपॉन A डैश F1, सही है। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, लिख दिया, सिमिलैरिटी कहते हैं। अब क्या OM AB के बराबर है? तो यहां पर ऐसे जानकारी दे देंगे चेक करने वाले को कि OM इज इक्वल टू, तो AB बाय, बेटा अगर स्टेप समझ में आ रहा है ना तो हाँ ना में जवाब दिया करो, अभी मत देना, आप देना अगले स्टेप में। OF डैश, OF डैश
प्लस का माइनस का इस तरफ है। अब ये निकालना है क्या, ये निकालना है क्या, क्या ये एफ है, क्या ये वी है? बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सही बोला आपने। अब मैं समझ लो एक बार, ये वी है ये एफ है। अगर वी में से ये इतना पार्ट हटा दूंगा तो ये बच जाएगा, तो मैं वी में से इतना पार्ट यानी एफ को हटा दूंगा, तो ये दोनों पॉजिटिव क्या है, तो v माइनस एफ इज ए डैश एफ डैश बचा हुआ, तो यहां आ जाएगा v माइनस इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। ऐसे कर देंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2। अब 1 and 2 को देखोगे दोनों बराबर है, ए बी बाई ए डैश बी डैश इसके बराबर भी है और ये भाई इसके बराबर भी है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो माइनस यू बाई वी इज इक्वल टू, इज्जत समय इधर ले जाएंगे इसको, माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। क्या v से मल्टीप्लाई होकर माइनस यू भी देगा? क्या माइनस एफ और माइनस यू प्लस यू एफ हो जाएगा? माइनस माइनस, हाँ क्या माइनस माइनस, हाँ माइनस माइनस। जवाब उसका दो जो सवाल है, वो नहीं जो आपके मन में है, ठीक है। बढ़े आगे। अच्छा, अब इस f वाले भाई को इसको इधर ले आएंगे और इस भाई को, तो हो जाएगा यू एफ माइनस इज इक्वल टू यू वी। सही लिखा मैंने पक्का? मैं यू वी एफ से डिवाइड कर दूंगा, यू वी, तो यू वी एफ यू, बस कट जाएगा। अलग अलग कर दो। ओ भाई पता तो है क्या, तरीके से करो ना, पता तो मेरे को भी। ऐसे तो यू से यू कट गया, ऐसे कट गया, माइनस ये भी बचा है, देख रहे हो बचा है। समझ में आ गए? अभी देखो कॉम्बिनेशन में क्या है। कॉम्बिनेशन में ये है कि अगर दो लेंसेज कंबाइन हो रखे हैं तो उनकी फोकल लेंथ और उनकी पावर नॉर्मली ऐड होती है। फोकल लेंथ कैसे ऐड होती है? अगर दो लेंसेज कंबाइन हो रखे हैं, एक की फोकल लेंथ f1 है, इसकी f3, और आपने इनको जोड़ के रख दिया, चिपका के, मेरा वर्ड याद रखना, चिपका के रखा है, दूरी पे नहीं, चिपका के रख दिया। अगर मैंने अभी डायग्राम बना रहा हूं, अलग अलग रखा है, चिपका के रख दिया, तो ये पूरा एक लेंस की तरह बिहेव करेगा और उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 1/f इज इक्वल टू, बस साइन का याद रखना, पुट f1 f2 and f3 विद साइन। साइन गलत कर दिया तो गलत हो जाएगा। अगर जो पॉजिटिव है, जो कनकेव है उसका पॉजिटिव, सॉरी कन्वेक्स है जो उसका पॉजिटिव, कनकेव का नेगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद पावर क्या होती है? पावर भी ऐसे हो जाएगी। इन सब की पावर, नेट पावर निकालनी है तो P1 प्लस P2 प्लस P3, पावर भी साइन में पुट होगी। आपको ये जान के आश्चर्य, आईसी वो एंगल होता है जिस पे R90 हो जाए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर R 90 हो जाए। तो क्या मैं स्नेल्स लॉ लगा सकता हूं? मैं क्या बोल सकता हूं कि लाइट रे हमेशा कहां से कहां जाती है? डेंसर से रेयर, कोई शक वाली बात? तो एक छोटा सा इसका फॉर्मूला आता है कि हम इसमें स्नेल्स लॉ लगाते हैं, लाइट साइन आई बाय साइन, पहले R लिखूंगा इज्जत से, साइन आई बाय साइन R इज इक्वल टू लाइट जहां पर जा रही है, जहां पर जा रही है अपॉन जहां, बस ये रूल याद रखना है ना, गलती नहीं होगी जीवन में कभी। इसके बाद अब यार आई तो आई सी के बराबर है, R 90 है, तो साइन आई सी अपॉन 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 1 इज इक्वल टू लाइट जहां पे जा रही है। अब यार ये तो 1 होता है, साइन 90 तो 1 होता है, तो साइन आई सी एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला आ जाता है, साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर। जहां से लाइट जा रही थी वो ये, और जहां पर वो रेयर में हल्के में जा रही है वो ये, ठीक है। तो म्यू आर बाय म्यू डी, 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 इसी को याद रखना है। साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू डी, साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू आर बाय, अरे फील करके ना, आंखों के अंदर दिमाग में इमेजिन करके कि म्यू आर ऊपर म्यू डी नीचे, देख कर नहीं, इमेजिन करके। साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू डी, आंखों के पीछे मन में इमेज बननी चाहिए, म्यू आर ऊपर म्यू डी नीचे, ठीक है। साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू डी, तो आई सी आ जाएगा इज्जत समेत साइन इनवर्स म्यू आर बाय, अभी कहानी यहां तक नहीं है, बहुत कहानी है इसके बाद, सही है। अब इसका स्पेशल केस होता है
जब रेयर मीडियम हवा हो, अक्सर रेयर मीडियम वैक्यूम या एयर होती है, तो वैक्यूम या एयर है तो म्यू आर 1 हो जाएगा, म्यू आर। तो हम लिख देते हैं आई सी इज इक्वल टू, या फिर साइन आई सी इज इक्वल टू, बोलो 1 बाय म्यू डी, क्योंकि हवा है बाहर, तो ये वाला फॉर्मूला प्रयोग में आता है काफी ज्यादा, ठीक है। पर ये याद रखना बेटर है, बहुत बेटर है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में हवा दे रखा है तो आप म्यू आर 1 पुट कर दोगे, लेकिन अगर आपने ये याद कर लिया तो, और क्वेश्चन में बाहर पानी दिया हुआ है तो फिर याद ही नहीं रहेगा पुट करना, तो बेटर है। तो ये पहला एप्लीकेशन है टीआईआर का, और इसका नाम क्या है, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स में इनका जिक्र नहीं होता, बहुत सारे स्कूल्स में कराया जाता है, पर ये पेपर में जरूर आता है 100%, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं। ये 45 होने चाहिए और ये 90। ये कांच का एक पीस पड़ा हुआ है आपके पास, 3D प्रिज्म कह सकते हो आप इसे। लाइट रे कैसे जाती है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। लाइट रे आएगी और बेंड होकर चली जाएगी, तो लाइट रे आई ऐसी, लाइट रे ऐसे आती है। तो इस प्रिज्म की खास बात क्या आती है, लाइट रे ऐसे आती है ना, तो ये लाइट रे को ना जैसे भेजता है, टीआईआर हो रहा है यहाँ पे, टीआईआर यहाँ पर टीआईआर हो गया। लाइट रे कांच से हवा में आ रही थी, कांच से हवा में आ रही थी, म्यू ऐसे एडजस्ट किया हुआ है, एंगल ऐसे एडजस्ट किए हुए हैं कि लाइट रे टीआईआर कर जाती है, म्यू एंगल सब कुछ एडजस्टेड है, टीआईआर होगा और लाइट रे बेंड कर जाएगी, और बेंड भी किस एंगल पे, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो अब मान लो ये लाइट रे इमेज लेके आ रही थी, ऊपर वाली रे पे ए की इमेज थी, नीचे वाले पे बी की, तो ये ए वाली इमेज यहां से आई, यहां चली गई, ये रहा आपका, और ये क्या हो जाएगा, समझ रहे हो, नहीं आया। इसे कहते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, टोटल रिफ्लेक्टिंग। इसने इमेज को ना इन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया, इन्वर्ट। हो सकता है वहां पर जो नेमिंग है उसमें एरर हो, उसको सही कर लेना अगर एरर हो तो, ठीक है, उल्टी हो रही है। तो ये ए बी से बी ए हो गई, इन्वर्ट हो गई, 90 डिग्री बेंड हो गई, मेन मकसद बेंड कराना था। किसी ने कहा लाइट रे जा रही है ऐसे, उसको ना 90 डिग्री में मोड़ना है, समझ रहे हो, देखा है आपने, बहुत सारे ऐसी चीज होती है 90 डिग्री मोड़ना होता है लाइट को, ठीक है। मान लो कोई कैमरा है और आप उससे फोटो खींच रहे हो, तो आपको 90 डिग्री उधर की फोटो खींचनी है, तो वहां से जो लाइट आ रही है, जो इमेज आ रही है, उसको बेंड कराना पड़ेगा ना, तभी तो आपके कैमरे स्क्रीन पे आएगी वो। बहुत सारी जगह पर हमें लाइट को 90 डिग्री बेंड कराना होता है, ठीक है, 180 डिग्री कराना होता है, ठीक है, 270 कराना होता है। इनके लिए हमने ना प्रिज्म बनाए अलग अलग दिखने वाले, और करके देखा तो बहुत मस्त बेंडिंग हो रही थी टीआईआर की वजह से। अगर टीआईआर ना होता लाइट पार चली जाती, लाइट यहां से पार जाती, कांच ही तो है, लाइट पार नहीं गई, मुड़ गई, इसी का तो फायदा उठाया हमने, ठीक है। यहां पर भी ये 90 है, यहां पर भी ये, कोई विद्वान पूछ सकता है भाई भैया लाइट रे हवा से यहां आ रही है, बेंड क्यों नहीं कर रही, परपेंडिकुलर आ रही है, यहां बेंड क्यों नहीं कर रही, परपेंडिकुलर जा रही है, मस्त है लाइट रे, सारे एंगल ऐसे एडजस्ट करे गए हैं। ये एक ऐसा प्रिज्म है जो लाइट रे को 90 में मोड़ देता है, इमेज को उल्टा कर देगा, लाइट रे को 90 में मोड़ देगा, दिख रहा है। इसे टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहते हैं। डायग्राम बनाने का पैसा है, इस डायग्राम के नंबर होते हैं, इस डायग्राम को बनाना आना चाहिए आपको। इसके बाद एक और प्रिज्म दे रखा होगा आपको, वो 180 डिग्री पे काम करता है, वो लाइट को 180 डिग्री मोड़ देता है। उसकी डायमेंशन देखो, डायमेंशन देख रहे हो उसकी, बिल्कुल सेम है डायमेंशन, 90 45, लेकिन लाइट रे को हाइपोटेन्यूज से हमने एंटर करवाया है। यहां लाइट रे किसी एक साइड से एंटर कर रही है भाई, अगर ये 90 डिग्री है तो ये बेस ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, अगर आप किसी एक साइड से एंटर कराओगे तो 90 डिग्री बेंड कर देगा। और यही प्रिज्म कहता है अगर आप इसे हाइपोटेन्यूज साइड से, लॉन्गेस्ट साइड से एंटर कराओगे तो लाइट रे ऐसे गई, ये आई है लाइट रे, ठीक है, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, यहां टीआईआर हुआ, टीआईआर नंबर 1, फिर यहां दोबारा टीआईआर होगा, टीआईआर नंबर 2, ये ऐसे और ये ऐसे। ये लाइट ए की इमेज लाई थी, ये ए जा रहा है, ए जा रहा है, ए गया, यहां से आ गया ए, यहां ए डैश बोलो। ये बी की इमेज लेके जा रही थी, तो यहां से बी की इमेज गई, और ये आ गई आपकी बी डैश। कितना डिग्री बेंड हो गई, 180 डिग्री। बच्चे कहते हैं भैया कहाँ 180 डिग्री है, अबे गई यूं थी, आई यूं है, इन दोनों के बीच का एंगल देखना जरा, कोई भी एक रे, ए वाली रे उठाओ, ए वाली जाने वाली ऐसे थी, आने वाली ऐसे, क्या एंगल है इनके बीच का, रिवर्स नहीं कर दिया मैंने, लाइट रे को वापस मोड़ दिया, हाँ ना बोलो।
180 डिग्री लाइट को कभी मोड़ना हो तो आपके पास एक प्रिज्म है, लॉन्गेस्ट साइड से भेजोगे 180 डिग्री मोड़ेगा, और किसी भी और साइड से भेजोगे तो 90 डिग्री मोड़ देगा। यहां पर कितने टीआर हुए थे? एक। भाई 90 डिग्री मोड़ने में कितने टीआर हुए? यहां पर 2। ये सारी बातें आती हैं नीट मेंस में, लेकिन ये डायग्राम बनाने के लिए आएगा सीबीएसई में। हेलो बच्चों, अब हम करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। सो ऑप्टिकल फाइबर्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर्स? वो हेयर लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं, जैसे कि उसे कोर कहते हैं। तो ये हेयर लाइक स्ट्रैंड्स एक साथ है एंड हमने इसे कोर बोल दिया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड 1.5 के बराबर होता है एंड जब लाइट इसमें इंसिडेंट होती है तो वो अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने लग जाती है। एंड रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है, इसलिए टीआईआर होता है। अब ये जो हमारा कोर है, इसके ऊपर एक कोटिंग होती है जिसे हम कहते हैं क्लैडिंग। ये कोटिंग क्या होती है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 होता है, विच इज स्लाइटली लेस देन कोर। तो ये हमारी वो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है कि टीआईआर होने के लिए डेंसर टू रेडियल मीडियम जाना है। हमारी लाइट डेंसर टू रेयर जाने की कोशिश करती है, बट टीआईआर की वजह से अंदर ही अंदर घूमती रहती है। एंड इसके बाद इसमें एक और कोटिंग होती है जिसे कहते हैं बफर कोटिंग, जो सेफ्टी रीजंस की वजह से होती है। अब इस फिनोमेना की वजह से जो हमारी लाइट है वो बेंडेड पाथ से भी आराम से निकल जाती है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर्स यूज किस लिए होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत दूर दूर तक ट्रांसमिट करने के लिए, सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए यूज होते हैं। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं प्रॉपर। व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? हेयर थिन लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास। ये जो कोर है ये बहुत सारे स्ट्रैंड से बना है एंड ये हाई क्वालिटी ग्लास होता है, सराउंडेड बाय अ कोटिंग ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ये जो हमारी क्लैडिंग वाली ये जो क्लैडिंग वाला ऊपर कोटिंग हो रखा है वो किसका बना होता है? ग्लास एंड प्लास्टिक का। ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि दिख रहा है 1.5 से थोड़ा सा कम 1.4, एंड इसे क्लैडिंग कहते हैं। सेकंड मेन पॉइंट क्या है? इट ट्रांसमिट्स एन ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किस लिए यूज होता है? सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड बेस्ट चीज क्या है? विद नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी ड्यूरिंग टीआईआर। यहाँ पे कोई भी इंटेंसिटी का लॉस नहीं होता, तो जैसे सिग्नल्स आप भेजते हो एंड तक वैसे ही निकलते हैं। एंड इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर। अब ये किस किस जगह काम आती है? ये काम आती है इन फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ट्रांसमिटिंग 2D पिक्चर्स, medical applications called endoscopy for stomach and intestine, and for sensors, optical fiber sensors are used for measuring temperature and pressure. तो ये 3-4 एप्लीकेशंस होते हैं इसकी। तो इन दी एंड सबसे मेन चीज है, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर। हमारी लाइट रे अंदर जाती है, टीआईआर करती रहती है, जिसकी वजह से सिग्नल्स एंड तक पहुंच जाते हैं एंड पूरी इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाती है। ये उसके एप्लीकेशंस हैं एंड आराम से वो बेंडेड पाथ से भी चली जाती है। थैंक यू। हेलो बच्चों, अब हम करने वाले हैं पावर ऑफ अ लेंस। सो पावर ऑफ अ लेंस में क्या चीज है? सबसे पहले व्हाट इज पावर? ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो एक बेसिक डेफिनेशन है। पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर इक्वल्स टू 1/f। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? डायोप्टर, डिनोटेड बाय कैपिटल D, एंड P इक्वल्स टू 1/1 मीटर। ये कैसे? क्योंकि पावर इक्वल्स टू 1/f होता है एंड फोकल लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो पावर की यूनिट 1/मीटर हो गई, विच इज मीटर इनवर्स। फिर वन डायोप्टर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? वन डायोप्टर इज पावर ऑफ अ लेंस व्हेन फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जब फोकल लेंथ यूनिट होती है तो पावर 1 डायोप्टर होती है। ठीक है, अब हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे फॉर पावर। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। तो अब इसमें अगर ये μ2 जो है ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंड ये μ1 बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो अगर बाहर एयर है तो μ1 को 1 लिख देंगे एंड μ2 को μ लिख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? μ/1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2 इक्वल्स टू 1/f। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया हमारे लिए। एंड 1/f किसके बराबर होता है? पावर के बराबर होता है। तो पावर का फॉर्मूला आ गया 1/f इक्वल्स टू μ-1 इंटू 1/r1 -1/r2। एक और चीज, ये लेंस मेकर जो फॉर्मूला है इसमें अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा हुआ तो लेंस की प्रॉपर्टीज ऑपोजिट हो जाती हैं। कन्वेक्स लेंस कनकेव की तरह काम करने लगता है एंड कनकेव कन्वेक्स की तरह काम करने लगता है।
अगर बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूलेस देखते हैं इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, बहुत सारे लेंसेज दे रखे हैं और आपको बोला कि मैग्निफिकेशन निकालो नेट, तो हम सबकी मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, अगर दो लेंसेज कॉन्टैक्ट में है जैसे कि यहां दिखा रखा है, तो अगर हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है तो वो क्या होगी 1/f1 + 1/f2 टिल 1/fn। जितने दे रखे हैं उनकी फोकल लेंथ रेसिप्रोकल करके ऐड करते जाएंगे। फिर अगर पावर निकालनी है तो पावर डायरेक्ट ऐड करते जाएंगे। अब आते हैं दो लेंसेज जो कि d डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उनके बीच में d डिस्टेंस है, यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट था, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f1 + 1/f2 माइनस d/f1 f2। एंड पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा p1 + p2 माइनस dp1 p2। एंड सिमिलरली यहाँ पे फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव होगी, एंड कनकेव की नेगेटिव होती है तो पावर भी नेगेटिव होगी। सर क्या है प्रिज्म फॉर्मूला में? आपको म्यू निकालना है। क्या निकालना है? प्रिज्म का म्यू। मुझे प्रिज्म का म्यू निकालना है, ये मेरी मेन बात है, इसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ये सेंटर है प्रिज्म का, सेंटर, ठीक है, यहां जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल। अब होता क्या है, प्रिज्म का म्यू में निकालना है हमें, दो चार बंदे जिनसे आप मिलने वाले हो, वो है I1 I2, जिससे I2 को मैं थोड़ी देर बाद E बोल दूंगा, R1 R2, डेल्टा और A। डेल्टा और A, ये सारे बंदे आपसे मिलने वाले हैं, इनसे इंट्रोड्यूस हो जाओ पहले। I1 I2 क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, लाइट यहां जाएगी, इंसिडेंट होगी, फिर यहां से बाहर निकलेगी, उसको मैं बाहर वाले को इंसिडेंस बोलूंगा I2, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो दो R होंगे मेरे पास। डेल्टा क्या होगा कि रे गई थी ऐसे और वापस मुड़ मुड़ा के ऐसे मिली, तो दोनों इंसिडेंट और फाइनल रे के बीच का एंगल, कितना मोड़ दिया प्रिज्म ने रे को में, ठीक है। और ये होता है ए, प्रिज्म का एंगल, किसका एंगल? तो ये रहा आपका एंगल ए। आपको बहुत ध्यान से देखना है, इसको सेंटर ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, इसे ओ बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से ये नॉर्मल है तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री बना दिया। इसका डायग्राम में बड़ा क्रूशियल चीज होती है, छोटा बनाते हैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, ठीक है। लाइट रे लेके आते हैं, लाइट रे आई येलो कलर ऑरेंज, लाइट रे आती है नहीं, आई बन गया, लाइट रे बेंड होगी और यहां पर अवे तो नॉर्मल, ठीक है। ऐसे 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 हम कहते हैं यार यहां से इंसिडेंट, यहां पे शीशा लगा देते हैं ऐसे, शीशा रिवर्सिबिलिटी, अगर यहां से इंसिडेंट कराते तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता, इसका नाम रख दिया आई। अच्छा, अब यहां पर रिफ्रैक्शन हो रही है, यहां पर हो रही है, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा R1 R2, ये जो ऊपर का एंगल बच गया ना, ये पूरा 90 था ना, ऊपर का बच गया, इसका नाम रखते हैं बेचारे का एंगल 1 एंगल 2, ठीक है। अब बस मेरे साथ एंगल सम प्रॉपर्टी का गेम खेलना, आपको ये देखना है 1 2 3 4, तो क्या हम बोल सकते हैं ये पूरा क्वाड्रिलेटरल जो है, इस पॉइंट का नाम क्या रख देंगे? ये P Q M M N। तो अगर आप देखोगे M O N A, ठीक है, लास्ट में वो लेटर भी आना चालू किया आता है क्वाड्रिलेटरल है ना, तो इन क्वाड्रिलेटरल MONAM है ना, समझ रहे हो, ध्यान नहीं हटेगा तुम्हारा इससे। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो चारों एंगल का सम क्या होगा? 360। तो क्या आप और मैं जानते हैं कि यार ये जो एंगल M है तो 90 पूरा, N भी 90, तो एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 90 90। तो ये 90 प्लस 90 प्लस A प्लस O इज इक्वल टू, तो यहां से एक तात्पर्य निकल के आता है A प्लस O, ये एक्सटेंड रहती मेरी, इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, अगर जाती सीधी तो यूं जाती, ये अगर आती तो, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल 1 और ये वाला, ठीक है, ठीक है।
और एक बात बताओ, जाती रे और आती रे के बीच में डेविएशन हुआ, तो ये जो एंगल है ये बीच का, इसे डेल्टा कहते हैं। कि रे चार्ज हो रही थी, प्रिज्म आ गया बीच में तो वो यूं उड़ के निकल गई, ठीक है। अगर प्रिज्म ना होता तो यूं ही जाती, प्रिज्म के बाद वो यूं जा रही है, तो ये डेल्टा कहते हैं। अच्छा अब इसका कोई ठीक है कोई बात, अब ये लगा दिया आपने, a प्लस क्या आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है ध्यान से, क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि R1 प्लस R2 प्लस O भी 180 होगा? अरे छोटा ट्राइंगल मतलब MON मोन, ठीक है। तो छोटे ट्राइंगल में देखूंगा तो क्या हो जाएगा, बोलो। R1 प्लस R2 प्लस O इज इक्वल टू 180, सही है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके मन से एक आवाज है, इन दोनों को माइनस कर देना, इन दोनों को माइनस कर देना, O से वो कट जाएगा, 180 से 180 कट जाएगा, A माइनस का ये इज इक्वल टू 0, समथिंग प्लस O 180 है, समथिंग प्लस O 180 है, तो ये समथिंग और ये समथिंग बराबर नहीं होगा, तो A इज इक्वल टू ये समथिंग R1 प्लस R2, ये आया है 1 और 2 से, इसको बोल देंगे 3, ठीक है। अब एक जानकारी के लिए लगाना पड़ेगा, ये आपने कौन सा ट्राइंगल लिया था, ट्राइंगल OMN, और यहाँ क्या कोऑर्डिनेटर लिया था, OM, अरे ONA, इन कोऑर्डिनेटर ON OM, सही है। ये मतलब नहीं है काम से, तो इक्वेशन 1 यहाँ से आ गई, एंगल सम क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल पूरा क्वाड्रिलेटरल, नीचे वाला पूरा क्वाड्रिलेटरल, दोनों को रिजॉल्व किया, एक वैल्यू आ गई। मकसद ये था, पहला मकसद ये होता है, अभी डेरिवेशन हाफ क्या उसका हाफ भी नहीं हुआ, पहला मकसद ये होता है कि ए निकाल ले R1 प्लस R2, जैसे ए निकल गया ना, मन को मिल गई शांति, ठीक है। अब अभी शांति के अलावा और बहुत कुछ चाहिए। इधर यहां पर आपका ए आ गया R1 प्लस R2, इसके बाद जाऊंगा वापस से इस डायग्राम पे और मैं बोलूंगा मुझे ऐसा लगता है कि एंगल 1 प्लस R1 I1 के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट, एंगल 1 प्लस R1 I1 के बराबर, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर वर्टिकली बोल भाई, ये पूरा इसके बराबर, तो एक लाइन लिखेंगे हम, एंगल 1 प्लस R1 I1, तो यहां से आ जाएगा, क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट है, R1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर हम एंगल 1 की वैल्यू निकालते हैं, एंगल 1 की जरूरी है, एंगल 1 क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4, है ना। अच्छा अब मैंने ये चीज लगाई थी, अब मैं सिमिलरली बोल सकता हूँ, एंगल 2 आ जाएगा, सही है, पक्का, अच्छा। अब एक बात आप ध्यान से बताएं, ये हो गया, अभी इसके बाद अबे नीचे वाला ट्राइंगल ले लिया, क्वाड्रिलेटरल ले लिया, अब नीचे की जस्ट ऊपर वाला ट्राइंगल, हाँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, 1 प्लस 2 इक्वल डेल्टा, 1 प्लस 2 इक्वल टू डेल्टा, तो अब यहाँ आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू डेल्टा, अब कौन सा ट्राइंगल लिया, इसका नाम है P, इन ट्राइंगल MPN एंगल 1 तक एंगल 2 डेल्टा होगा, एंगल 1 2 की वैल्यू निकाल चुका हूं, बस सब पुट्टी तो करनी है, अभी तो आधा भी नहीं, I1 I2 माइनस इज इक्वल टू, क्या I1 I2 एक साथ आएंगे, इज इक्वल टू, सॉरी माइनस में इक्वल टू, क्या R1 प्लस R2 ये था, I1 प्लस I2 इज इक्वल माइनस डेल्टा, तो ये इधर आ जाएगा, I1 प्लस I2 आ गया। अभी तक मैंने कोई assumption नहीं ली है, सब कुछ परफेक्शन पे चल रहा है, ऊपर चल लेते हैं, आप पहुंचो सबको लेके आओ, तो I1 प्लस I2 आ गया डेल्टा प्लस A। अब यार मैंने आपसे कहा था कि I2 कहीं ना कहीं एंगल ऑफ इमरजेंसी, कहीं ना कहीं लाइट बाहर आ रही है, तो एक तो ये मेरा
प्रूफ हो गया है, पर पेपर में ना अक्सर आता है कहता है प्रिज्म पूरा मत करो, टाइम लग जाएगा, एक काम करो आधा कर दो। हमने कहा आधा मतलब कह रहा प्रूफ कर दो I plus C is equal to डेल्टा प्लस C, यहीं तक का प्रूफ आता है पेपर में। For a prism, for a light striking a prism at angle of incidence I and emerging at E, show that delta plus A is equal to I plus C। ठीक है, तो हम ये I1 को I मान लेते हैं, I2 E है, डेल्टा प्लस A, वन आंसर सेम। इक्वेशन नंबर 6, ये है पहला प्रूफ, पहला पड़ाव। यहां तक तो करना है मिनिमम, हाँ यहां तक तो मिनिमम करना है आपको। इसके बाद कुछ कर सकते हो कि भाई अगला वाला पार्ट करना है भैया कि नहीं करना। ये पार्ट तो पक्का है सम्राट, बहुत बढ़िया सम्राट, ठीक है, ये पार्ट तो पक्का है। अब याद रखना हमने किया क्या, क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम, नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल सम, उसके बाद एंगल 1 2 की वैल्यू निकाल के इनका सम डेल्टा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम, नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल सम, उसके बाद I1 I2 की एंगल 1 एंगल 2 की वैल्यू निकाल के इनका सम डेल्टा, पहुंच जाओगे। पहला प्रूफ हो गया। अब assumptions की बात, ठीक है, तो यहाँ पर मन को मिल गई थी शांति और यहाँ पर अशांति, ठीक है, सब मिल गया। तो अभी आगे आ जाते हैं। अगर आगे सॉल्व करने का मकसद होगा, क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी यहाँ पर आया नहीं इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब आएगा, ठीक है। अभी क्या है ना, अब हम आएंगे सिंपल सा इस रिफ्रैक्शन और याद करेंगे स्नेल्स लॉ। हम बोलेंगे sin I by sin R is equal to mu, mu by 1, तो हम बोलेंगे sin I1 नियरली इक्वल टू I1 by R1 इज इक्वल टू लाइट जहां पे जा रही है वहां, ठीक है। तो यहां से एक बात निकल के आएगी मनी मन के अंदर, क्या आएगी, I1 इज इक्वल टू म्यू क्या। और यहाँ पर हमने बातों ही बातों में, है ना, बातों ही बातों में यहाँ पर हमने assumption ले लिया हमने। हाँ ये चीज सिर्फ तब वैलिड होती है I1 and R1 are very less, तो छोटे होते हैं तो ये नियरली इक्वल होता है। तो I1 आगे म्यू R1, तो मैंने बिना कुछ सोचे लिख दिया सिमिलरली I2 इज इक्वल टू म्यू R2, ये आ गया ना। अब मैं जानता हूँ I1 प्लस ऐड कर दो, कोई काम नहीं मिलता, ऐड कर दो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू म्यू अरे चिल कर रहे हैं इधर देखें, यार इधर, ठीक है। अब ये जैसे मैंने लगा ना ऐड कर दिया तो मेरे मन में आया यार I1 प्लस I2 तो डेल्टा प्लस ही है, I1 प्लस I2 तो डेल्टा प्लस है, तो मैंने कहा भाई डेल्टा प्लस और R1 प्लस R2 तो याद आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू A, एंगल ऑफ डेविएशन का वो फॉर्मूला जो सिर्फ तब लगता है जब I1 और R1 अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि 30 डिग्री पर इंसिडेंट करा रहे हैं और बाद में बोला डेल्टा निकालो और आपने यहाँ से निकाला तो कचरा निकलेगा, यहाँ से निकालो। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है। ये एंगल 5 डिग्री 10 डिग्री के आसपास होता है तो वैलिड होता है। अगर आप इसको लेकर 30 डिग्री पे लगाओगे तो बवाल हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू A म्यू माइनस 1 एंड I and R वेरी, ठीक है। एक्सेप्शन वाला फॉर्मूला है, दिक्कत हो सकती है जीवन में। इसमें तो कोई भी लगा दो, छोटा बड़ा जो भी है, ठीक है। और अब अगर छोटा दे रखा होगा आपको तो आप क्यों बोलोगे भैया ई नहीं दे रखा, आई नहीं दे रखा, आपसे यहाँ लगाओगे ना, इसमें ना तो ई है ना आई है, प्रिज्म का एंगल है और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया तुम्हारा, सही है। अब सारी चर्चा होगी एक लाइन के थ्रू। पहले यहाँ पे केस लिया, ठीक है, ग्रीन वाला केस वाला है। अब आते हैं एक और केस पर जिसका नाम है, जिस केस में सुनो ध्यान सुनो, इसमें ना स्पेशल वाला सीन है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन? अब हम क्या करने वाले हैं, मान लेंगे कि डेविएशन मिनिमम है। क्या है? कोई ना कोई एंगल तो ऐसा होगा ना जिस पर मैं लाइट को फेंकूं और लाइट कम से कम मुड़े। तो मैंने ग्राफ प्लॉट का अलग अलग आई लिया और डेल्टा निकाला, तो अलग अलग आई लेके डेल्टा का जो ग्राफ बनाना वो ऐसा कुछ बना देगा। ध्यान से, यहाँ पर है डेल्टा और यहाँ पर है आई, तो ये कुछ ग्राफ बना ऐसा।
तो हमने कहा यार कोई ना कोई आई की वैल्यू तो है ना जिस पर कोई ना कोई आई की वैल्यू तो है जिस पर डेल्टा मिनिमम है। तो ये डेल्टा मिनिमम हो गया और ये आई हो गया। तो फिर मैंने ना एक बात नोटिस करी, शायद आप भी कर ली, कि अगर हम ध्यान से देखें तो और किसी डेल्टा पर ना दो आई आ रहे हैं, एक ये और एक ये। तो मुझे लगा अच्छा यही तो I1 I2 रहे होंगे, और किसी डेल्टा पर दो आई आ रहे थे। तो मैंने कहा यार हर डेल्टा पर दो ही आई आएंगे, एक बार इस तरफ वाला एक इस तरफ वाला, इधर से भी डिवीजन करा सकते हैं। दो आई आ रहे थे कि अगर आपको डेविएशन 30 डिग्री का चाहिए, अगर आपको डेविएशन 30 डिग्री का चाहिए तो इस साइड से इस एंगल पर करा दो या फिर उस साइड से इस एंगल पर करा दो, लाइट इंसिडेंस 30 डिग्री मोड़ देगा, समझा। तो फिर मैंने ये समझा कि यार जब मैं मिनिमम की बात करता हूं तो जब मैं डेल्टा को कम करता रहूंगा तो ये पास नहीं आते रहेंगे दोनों आई, और मिनिमम डेल्टा पर तो I1 I2 कोलैप्स हो गए, जुड़ गए, सेम हो गए। तो ये ग्राफ के थ्रू एक्सपेरिमेंटली पता चला कि जब हमें मिनिमम डेविएशन चाहिए होता है ना तो ये वाला एंगल अंदर एंटर करने वाला और ये वाला बाहर निकलने वाला बराबर होता है। मिनिमम डेविएशन पर I1 इज इक्वल टू, तो हमने यहाँ लिखा एट मिनिमम I1 इक्वल टू। अब ये कोई छोटी बात नहीं क्योंकि I1 इक्वल टू I2 हो गया तो R1 इक्वल टू R2। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू होता है ना, तो अगर I1 सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो R भी सेम ही आएगा, म्यू तो सेम ही है। तो सो R1 इज इक्वल टू R2। अब ये दो बातें समझ में आ गई, डेरिवेशन खत्म होने वाला है, म्यू लिखना है। क्या लिखना है? म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय, ध्यान से आई क्या है? क्या I1 I2 बराबर है? मैंने कहा इनकी खुशी में दोनों बराबर थे, इनको आई मान लेते हैं, दोनों बराबर है आई मान लेते हैं। R1 R2 बराबर है इन्हें R मान लेते। तुम्हारा लिखते साइन है वैसे है। अच्छा अब एक बात है ना, आना जरा इस फॉर्मूले पे, अगर I1 I2 को बराबर पुट कर दूं तो 2i, मैं यहीं पे उठाता हूं, समझ लो। वी नो दैट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू डेल्टा प्लस a, I प्लस I इज इक्वल टू डेल्टा प्लस a, 2i इज इक्वल टू डेल्टा प्लस, पर डेल्टा नहीं ना, डेल्टा m। मैंने i ले लिया दोनों को, दोनों को i तभी ले सकता हूं, मिनिमम डेविएशन की बातचीत चल रही है। तो मिनिमम डेविएशन वाला डेल्टा m पुट करना है, i की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा m प्लस। मैंने कहा यार i तो मिल गया, i तो r और मिल जाए, मेरा डेरिवेशन कंप्लीट है। मैं यहाँ पे आया वापस, सबसे ज्यादा काम आने वाला बंदा ये था, सबसे ज्यादा, सबसे पहले मैंने इसको निकाला था। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R प्लस R इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू R आ गया मिनिमम डेविएशन करने से। मिनिमम डेविएशन पे R a/2 आता है और I डेल्टा m प्लस a/2 आता है, कोई शक वाली बात नहीं है। क्या एप्लीकेशन होती है? अच्छा ये तो कार्यक्रम पे ठीक है, ध्यान दें R और I आ गया, पुट कर दूं तो म्यू आ जाएगा साइन a प्लस डेल्टा m बाय 2, a प्लस डेल्टा m बाय 2 साइन, यानी कि अगर मुझे प्रिज्म का a पता है और ये पता है ये प्रिज्म सबसे कम कितना डेविएशन दे सकता है तो मैं प्रिज्म का म्यू निकाल सकता हूं। तो ये आ गया आपका लास्ट फॉर्मूला जो आपको बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ